हेलो, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। आज बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी की। किसी भी देश में जब एजुकेशन पॉलिसी बदली जाती है तो उसका जो भविष्य होता है वो लगभग किसी और दिशा में चला जाता है, जिस दिशा में जा रहा होता है। वो सकारात्मक है या नकारात्मक, उससे क्या परिणाम आएंगे, ये सब एजुकेशन पॉलिसी के बाद तय होता है। बात करेंगे कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी और नई एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में बदलाव क्या आया है। 10+2 क्या था, 5+3+3+4 क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेसिक सा ये है कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके भीतर रटने और सीखने का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। इस वक्त की एजुकेशन पॉलिसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की जाएगी और नंबर गेम सिस्टम जो होता था, परसेंट गेम सिस्टम जो होता था, वो लगभग थोड़ा पीछे चला जाएगा। जैसे शुरुआती तौर में ही इसमें सुविधा की गई है कि जो शुरुआत का 5 साल होगा उसमें 3 साल की जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी रहेगी, 2 साल जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, उसमें बच्चों को खेल कूद और अन्य तरीके की चीज़ों के जरिए पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो 5 साल का आपका बच्चा है उसके कंधे पर जो किताबों का बोझ था वो थोड़ा कम होगा। अब किताब से ज़्यादा 5 साल के बच्चे को उस चीज़ से सिखाया जाएगा जिससे वो सीखना पसंद करता है, खेल से, खिलौनों से, बातचीत से, वीडियो विजुअल से, ताकि बच्चे को पढ़ाई बोझ न लगे। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई है, मतलब कि 3, 4 और 5, इसमें बच्चे को सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साइंस क्या है, मैथ्स क्या है, ये तमाम चीज़ें जो सब्जेक्ट के तौर पर उसके सामने आएंगी ताकि वो इन्हें अलग अलग तरीके के से समझ सके कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। इसके बाद आगे की पढ़ाई में अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा अगर 5वीं तक तय कर लेता है उसे क्या करना है, उसकी किस चीज़ में रुचि है, तो ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होगा कि उसे 6ठी क्लास से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बच्चा 12th तक सिर्फ किताबों से रटता था वो 6ठी क्लास में इंटर्नशिप कर पाएगा, वो सीख पाएगा कि उसको क्या काम करना होता है। इसके बाद आगे की एजुकेशन में बात करेंगे तो जो 6, 7, 8 है उसमें इंटर्नशिप की सुविधा है, सीखने की सुविधा है। 9, 10th और 11th, 12th में अब मंथली एग्ज़ाम्स के सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। अब ये सेमेस्टर बेसिस पर डिवाइड कर दिए जाएंगे। कैसे डिवाइड होंगे कि साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह भी सेमेस्टर एग्ज़ाम लेंगे। तो जो एक लूप होल था कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के नंबर पे ही ज़िंदगी टिकी रहती थी, वो अब सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ इंक्लूड हो जाएगी। नंबर सिर्फ बोर्ड नहीं देगा, नंबर टीचर्स भी आपको देंगे, आप खुद का असेसमेंट भी करेंगे, आप खुद को भी नंबर देंगे, आपके सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं वो भी आपको कुछ नंबर देंगे। 360 डिग्री करिकुलम में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जिसमें आपका व्यवहार, आपकी ईसी एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें और हैं कि जो इंग्लिश है अब उसका वो सारे सब्जेक्ट्स पर हावी नहीं रहेगी। मतलब जो बेसिक एजुकेशन शुरुआत में बच्चे को सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे, अब उसकी जगह क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा लेंगी। मसलन आप पंजाब में रहते हैं तो आप कक्षा 5 तक पंजाबी में सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब बच्चा उसी भाषा में पढ़ता है जिस भाषा में घर में वो बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसकी बुनियादी एजुकेशन स्ट्रांग होती है। और इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाएगा ताकि जब आप एक लैंग्वेज सीख जाएं तो आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट को उस लैंग्वेज में पढ़ने के लिए कैपेबल हो जाएं। पहले क्या होता था कि हमें हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, तो हम सब्जेक्ट का नॉलेज तो नहीं ले पाते थे लेकिन इंग्लिश के नॉलेज के पीछे परेशान रहते थे। अब उस चीज़ में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि इसमें आरएसएस की सलाह थी कि संपूर्ण देश में हिंदी लागू की जाए, लेकिन बीजेपी ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि तमिल क्षेत्रों में उनकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की मांग की गई थी। तो बीजेपी का भी यही कहना था कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जिस भी स्टेट की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। काफ़ी कुछ चीज़ें देखता हूँ जब मैं इस पॉलिसी में बेहतर लगती हैं, जैसे कि जो आगे की ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई है या ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसमें भी अब 4 ईयर सिस्टम आएगा जिसमें किसी भी टाइम आप एंट्री कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का मतलब कि अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप 2 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आप 4 साल में करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन विद रिसर्च मिलेगा।
दूसरा प्रोग्राम है 3+2, जिसमें आप 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स भी कर सकते हैं। वो 5 ईयर का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 1 साल में भी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको दी गई है। तो कुल मिलाकर एजुकेशंस के जो बैरियर थे उनको खोल दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप 1 साल ग्रेजुएशन के किसी और सब्जेक्ट में पढ़िए, दूसरे साल किसी और सब्जेक्ट को पढ़िए। तो वेरिएशन ऑफ एजुकेशन तो आ गया है। 6 साल की क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बच्चों को मजबूत किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए। और सबसे बड़ी जो बात इसमें कही गई है कि 2030 तक भारत के 3 से 18 साल के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, इसकी श्योरिटी ली जा रही है। लेकिन ये सब कैसे किया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। आपको ये बताया गया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन क्या नीतियां हैं उनकी कोई अभी तक स्पष्ट नीति नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये वो तमाम अच्छाइयाँ थी जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको बताई हैं। लेकिन अब इससे आगे अगर हम बात करते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं। कमियां ये हैं कि भारत में लगभग 6 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की अभी आवश्यकता है, जो बने ही नहीं है। अगर वो 6 लाख सरकारी स्कूल और बनेंगे तो हर बच्चे की पहुंच तक स्कूल पहुंचेगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारी स्कूल अभी मौजूद भी हैं उनमें टीचर्स की भारी कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो वो कैसे पूरी की जाएगी। पिछले 6 साल में एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई है, ना कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया है। तो जो बच्चे हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, स्कूल यूनिवर्सिटी उतने ही हैं, तो कम सीटों में ज़्यादा बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसका भी कोई रोड मैप नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के गांव में जहां सरकारी स्कूल मौजूद हैं वहां बच्चा फ़ोन नहीं खरीद सकता है 10,000 का, मसलन उसके घर में रंगीन टीवी भी नहीं होता है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे कनेक्ट होगा, इसका भी कोई रोड मैप नहीं है। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ें सारी अच्छी की जा रही हैं, लेकिन कैसे की जाएंगी इनका कोई रोड मैप नहीं है। एक और बड़ी बात कही गई है कि 6% जो बजट है वो एजुकेशन पॉलिसी पर लगाया जाएगा, और इसको कोट किया गया कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1976 से हर गवर्नमेंट ये कहती हुई आई है कि वो अपने पूरे बजट का 6% एजुकेशन पॉलिसी में देगी, लेकिन इसे कानून नहीं बनाया गया, इसे पॉलिसी बनाया गया। पॉलिसी और कानून में फ़र्क ये होता है कि पॉलिसी में जब आप बात करते हैं तो आप ऐसा कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बाध्यता नहीं होती है। लेकिन जब इसे आप कानून बना देते हैं तो आपको 6% लगाना ही पड़ता है। और 76 से आज तक किसी भी सरकार ने जीडीपी का 6% एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च नहीं किया है, लेकिन कहा 76 से जा रहा है। अगर इसे कानून बना दिया जाता कि 6% खर्च ही करना है, तो ये खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती, लेकिन फिलहाल ऐसा किया नहीं गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो रिज़ल्ट बेस असेसमेंट होगा, जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज जितना अच्छा रिज़ल्ट देगा उसको उतना अनुदान दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे में आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है। मतलब ये जाहिर बात है कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से ज़्यादा अच्छा असेसमेंट देंगे, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे, तो सरकार सुविधा उन्हीं को देगी। तो इस स्थिति में सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज डैमेज होंगे, धीरे धीरे कमज़ोर होंगे। प्राइवेट स्कूलों को और प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा ही है। सवाल ये है कि अगर सरकार यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, स्कूल नहीं खोलेगी, सरकारी स्कूलों को मजबूत नहीं करेगी, तो क्या प्राइवेट स्कूलों के हाथ में पूरी एजुकेशन पॉलिसी नहीं चली जाएगी? क्या आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई के लिए बंद नहीं जाएगा? और क्या जो लोग गरीब हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाने के इस प्लान में एक बड़ा लूप होल सामने नहीं आएगा? ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि इस देश में पढ़ाई से जो लोग दूर हैं वो गरीब हैं। तो 2 चीज़ों की कमी है इस पॉलिसी में। एक तो कंप्लीट रोड मैप नहीं है, किसी भी चीज़ को कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई, और सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन है, सरकारी शिक्षा है, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा इसकी बात भी नहीं की गई है।
एक और बड़ी चीज़ है कि दिल्ली सरकार जो है, राज्य सरकार, वो अपने बजट का 8 से 10% एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च कर रही है। दिल्ली ने अपने सारे सरकारी स्कूलों पे पैसा खर्च करके उन्हें स्टैंडर्ड बनाया है, वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी है, वहाँ के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। भारत सरकार ने पॉलिसी का नाम बदल दिया, मंत्रालय का नाम बदल दिया, नई चीज़ों को जोड़ दिया, लेकिन बजट का खर्च तो जस का तस ही है। तो आप 5 रुपए में अगर कोई बिस्किट का पैकेट खरीद के ला रहे थे और उसका नाम बदल के आप दूसरा पैकेट खरीद लाएं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या बदल जाएगा? अगर क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करने की, एजुकेशन की जो कैपेसिटी है सरकार की, वो नहीं बढ़ रही है, तो इस स्थिति में कैसे चीज़ें सही होंगी? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेज भारत में आ करके बाहर के, विदेश के अपने कॉलेजेस खोलेंगे। इसमें संस्कृति, संस्कार और लेक्चर, थिएटर, इस टाइप के कॉलेजेस नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट मॉड्यूल के कॉलेजेस को ही स्पेस दिया जाएगा ताकि हमारा कल्चर प्रभावित ना हो। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हमारी विश्व गुरु वाली जो छवि थी कि हम पूरे विश्व को पढ़ाते आए थे, उसको नुकसान हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर से आके कोई हमें पढ़ाएगा। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि सालों से हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश जा रहे थे, अगर अब कॉलेज ही विदेश के हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स यहीं पर रह कर के पढ़ेंगे और उनकी मेहनत जो है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, वो यहीं पर इसी देश के विकास में लगेगी। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है। लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, लालू यादव की पार्टी है, और विपक्ष की सीपीआई है, सीपीआईएम है, जितनी भी पार्टियां हैं सब इसका विरोध कर रही हैं पॉलिसी लॉन्च होने के अगले घंटे से ही। मतलब जितनी जल्दी पॉलिसी को पढ़ा और समझा भी नहीं जा सकता है, उतनी जल्दी इसका विरोध शुरू कर दिया गया। ठीक 38 साल बाद एजुकेशन में इतना बड़ा उलटफेर किया गया है, तो क्या इसको स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए था? ऐसे में जब कहा जा रहा था कि एजुकेशन में बड़ा बदलाव किया जाए, शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो सरकार ने एक ठोस कदम उठाया। तो क्या इस पर इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि इससे क्या तब्दीली होगी, क्या परिणाम आएंगे, कैसे ये साफ होगी? जो लास्ट कंक्लूजन और बेसिक बात है वो ये है कि सरकार 2019 से की शुरुआत से एजुकेशन पॉलिसी को लाने का विचार कर रही थी। 2 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए, लेकिन इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में हर वो चीज़ शुमार है जो अच्छी है और होनी चाहिए। कमी सिर्फ इतनी है कि इन चीज़ों को कैसे किया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है, इसका कोई प्लान नहीं है। हम सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ना उसके लिए हमारे पास बजट है, ना तरीका है। तो वो बजट कहाँ से आएगा और वो तरीका क्या होगा, सरकार को ये भी बताना चाहिए। विपक्ष को इसका विरोध करने की जगह इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, किन चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, ये बताना चाहिए ताकि ये पॉलिसी और बेहतर बने। और सबसे आखिरी बात, हमें ये समझना होगा कि एजुकेशन के इस बदलाव के दौर में कहीं गरीब और कमज़ोर आदमी शिक्षा से ना छूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सिस्टम और सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी। और हमें कोशिश ये करनी है कि हम एजुकेशन पॉलिसी को इतना लचीला बनाएं कि गरीब से गरीब आदमी भी इसमें शुमार होकर के पढ़ पाए। यही शिक्षा का मतलब है, क्योंकि शिक्षा सबके लिए और हर जगह और बराबर होनी चाहिए। आप बोलतंत्र देख रहे थे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सभी चीज़ें ऐसे ही समझाएं। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हम सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपको क्या बेहतर मिला है।